थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ देखो जी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला साइंटिस्ट का नाम था सटन एंड बावरी। 1900 में सटन एंड बावरी। आवाज़ नहीं आना चाहिए, कंसंट्रेट हो। सटन एंड बावरी, इन्होंने बताया था क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी। इन्होंने बताया, देखो इधर, क्रोमोसोमल थ्योरी वही जेनेटिक्स वाला वही चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस में ही है। अब इसमें आपको जो देखना है वो ये है, क्रोमोसोम और जीन जो होता है पैरेलल बिहेव करता है। क्रोमोसोम और जीन जो होता है वो पैरेलल बिहेव करता है। क्रोमोसोम एंड जीन बिहेव पैरेलल। जैसे क्रोमोसोम फंक्शन करता है वैसे जीन फंक्शन करता है। क्रोमोसोम पेयर में होता है, जीन भी पेयर में होता है। समझ रहे हैं ना? आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन प्रेडिक्ट किया था? मेंडल। लेकिन मेंडल के ज़माने में केवल फैक्टर बताए थे। वो क्या बताए थे? फैक्टर बताए थे, एलियंस बताए थे। उनके समय में क्रोमोसोम और जीन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वो तो जब डिब्रीज म्यूटेशन के विषय में बताया, टीएच मॉर्गन और चर्मैक ने अकेले जब किसके विषय में बताया? जीन के विषय में बताया, क्रोमोसोम के विषय में बताया, तब ये थियरी सामने आओ। किस पे? मेंडल के एक्सपेरिमेंट के विषय में उन लोगों ने वर्क किया, अकेले एक साथ ज्वाइंट होकर नहीं, तीनों लोग। डिब्रीज अलग किए थे, मॉर्गन अलग किए थे और चर्मैक अलग किए थे। समझ रहे हैं ना? 3 साइंटिस्ट। क्योंकि क्रोमोसोम, तब इधर देखिए, इन्होंने बताया क्रोमोसोम जो होता है वो किसका बना? डीएनए का बना हुआ पार्ट होता है। इसमें प्रोटीन भी होती है, और जो कैरेक्टर को ले जाने वाला होता है वो कौन होता है? जीन होता है। जैसे कि बताया था मेंडल ने बताया था कि फैक्टर्स होते हैं, एलील्स होते हैं, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। वो जीन को फैक्टर माने हुए थे। बात समझ रहे हैं ना? तो कारण ये क्या था कि लगभग 1860 के दशक में वो किए थे, और 1900 में जो है ये आके 50 साल का जो गैप हुआ, वो इसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे 2 कारण थे। पहली बात, इतना तेज कम्युनिकेशन नहीं था। ध्यान दीजिए, इसके पीछे इतना तेज कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए अपने जर्नल्स को पब्लिश नहीं करा पाए। दूसरी बात, उस समय क्रोमोसोम और जीन के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब क्रोमोसोम जीन के विषय में जानकारी हुई, डिस्कवरी हुई, तब लोग जाने कि जीन जो होता है वही कैरेक्टर का वाहक है। जीन जो होता है वो कैरेक्टर का वाहक है। तो बाद में वही क्रोमोसोम थियरी दिया गया था। क्या क्रोमोसोम थियरी क्या दिया था? सटन एंड बावरी। इस थियरी के अनुसार क्या होता है? क्रोमोसोम एंड जीन परफॉर्म पैरेलल फंक्शन। जीन और क्रोमोसोम क्या होता है? जीन के समान क्रोमोसोम फंक्शन करता है। ठीक है? chromosomes are
प्रेजेंट इन पेयर, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंड जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पेयर, पेयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दो बातें हुई। आगे बता रहे हैं इसका मतलब क्रोमोसोम इज bearer of genes and transfer hereditary character from one generation to next generation. वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ले जाता है कैरेक्टर को। मेंडल से क्या बोले थे? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो उनके अनुसार क्या था? जो जीन्स था वो क्या था? फैक्टर्स था। बात समझ रहे हैं ना? उनके अनुसार जीन क्या था? फैक्टर था। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? बिकॉज एट दैट टाइम 1850 का अगल बगल सोचिए ना, देखिए आप बुक में 1850 का अगल बगल दिया होगा, 1850-60 का अगल बगल। तो जो 50 साल लायक था वो किसके कारण था? एट दैट टाइम मेंडल्स के समय। हाँ 1850 का अगल बगल, यार हो गया, आपको सच इतना रखना नहीं है। बिकॉज बिफोर 1900 scientists do not know about, नहीं जानते थे किसके विषय में? अबाउट क्रोमोसोम एंड जीन्स। क्रोमोसोम जीन्स के विषय में लोग पता नहीं था। मैंने कहा सटन और बावरी ने थियरी दिया, उनके थियरी के अनुसार क्रोमोसोम एंड जीन परफॉर्म पैरेलल फंक्शन। क्रोमोसोम और जीन पैरेलल फंक्शन करता है। क्रोमोसोम प्रेजेंट जनरली पेयर में प्रेजेंट होता है और जीन्स भी किस में प्रेजेंट होता है? पेयर में ही प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है बियरर ऑफ जीन्स होता है, जो ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फिर दूसरी बात है, मैंने कहा लेकिन मेंडल के समय जो जीन, आज काम आप जीन के विषय में जानते हैं कि वो कैरेक्टर को वाहक है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता, भेड़ का बच्चा भेड़, बकरी का बच्चा बकरी, हाथी का बच्चा हाथी। कारण जीन।
क्योंकि एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को उसी प्रकार से। तो उस समय वो इस समय भी बताए थे कि मटर का पौधा छोटा हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे फैक्टर हैं। लेकिन उस समय तक क्रोमोसोम और जीन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। जब क्रोमोसोम और जीन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, जाहिर सी बात है, तब उस समय क्या उसको मान लिए थे, फैक्टर्स मान लिए थे। बोलिए ना, उसमें फैक्टर्स माने थे, और जो वो माने थे नियम लगभग काफ़ी उसमें से सही भी थे, कुछ उसमें ऐसे थे जो एक्सेप्शनल थे, समझ रहे हैं ना। तो डोंट अब बिकॉज बिफोर 1900, इसके पहले क्या था, साइंटिस्ट डोंट नो अबाउट क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम और जो है जीन के विषय में जानकारी नहीं थी। समझ में आ रही बातें? कुछ परेशानी पूछे तुरंत खट से दिया, ये नहीं सकल पहले नहीं कोई जानकारी थी। आप देखिए इरेज करें, हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए इधर, डिवरीज मॉर्गन चेरमैक थे, पी चेरमैक स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो चेरमैक स्पेलिंग क्या लिखा है यार, बुक है चेरमैक स्पेलिंग दे देखो, चेरमैक, पी के बाद पी साइलेंट होगा उसमें, टी बस ठीक है। तो और कौन था, कारण सॉरी, यह देखो सुनिए, डिवरीज, कारंस, चेरमैक, देखो इधर ये चेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने क्या किया, अम्मा सही है उसी हो गया। इधर देखिए डिवरीज, कारंस और चेरमैक, देखो इधर ये 3 साइंटिस्टों ने इंडिविजुअली discovered about function of chromosome
and works on Mendel's लॉ। अब ध्यान दीजिए इन्होंने क्या किया, सेपरेटली इंडिविजुअली, ध्यान दीजिए क्रोमोसोम के विषय में जानकारी और तब जब क्रोमोसोम के विषय में जानकारी हासिल किया और मेंडल के वर्क में क्या किया, मेंडल्स के लॉ पे वर्क किया। जब वर्क किया है मेंडल्स के लॉ पे तो उसमें काफ़ी सही बातें मिली उनको, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कन्फर्म सही था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट वो भी सही था, लॉ ऑफ जो है डोमिनेंस ठीक वो भी सही था, लेकिन बीच में कोडोमिनेशन कंप्लीट डोमिनेशन तो एक्सेप्शनल है, वो तो अपवाद हैं उसके, बात समझ रहे हैं ना, हाँ अपवाद है वो सब। तो ऐसा इधर देखिए, तो बीच में मेंडल जो 1850-60 के अगल बगल थे, वो जो 50 साल का गैप था वो क्रोमोसोम और जीन के विषय में नहीं जानकारी थी, इसके लिए था। बात समझ रहे हैं ना, इसको ख्याल के रहिएगा। अब मैं क्या बता रहा था, इसमें मेंडल का लॉ क्यों पॉपुलराइज नहीं हो पाया था, मेंडल्स लॉ वाज नॉट पॉपुलराइज्ड एट दैट टाइम। उस समय क्यों पॉपुलराइज नहीं था, व्हेन दे लिव, जब जीवित थे बेचारे, व्हेन दे लिव, अपने हिसाब से कंसेप्ट बनाया जाता है, जब वो जीवित थे, मरने के बाद उनको सब पता चला। क्यों नहीं पॉपुलराइज था, पहला कम्युनिकेशन वाज नॉट सो इजी, कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। दूसरा साइंटिस्ट हाँ सही है, डिड नॉट बिलीव easily about Mendel's work। बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्यों ऐसा था, कम्युनिकेशन नहीं था। दूसरा ये भी था कि ये बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्रोमोसोम जिनकी विषय में जानकारी नहीं थी। समझ रहे हैं ना, उस समय क्रोमोसोम जिनकी विषय में कोई जानकारी नहीं थी और जर्नल पब्लिश भी नहीं करा पाया। सही बात ये थी। हाँ बोलो, मैं क्या प्रॉब्लम है, हाँ अभी बात सुन। हाँ ये इधर देखो, जर्नल्स मतलब होता पूरे विश्व के लोग उसको पढ़ेंगे। जर्नल्स मतलब होता जैसे आपने कोई पेपर पब्लिश किया, पेपर पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद इधर देखिए वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होगा। जैसे कोई आपने रिसर्च कर लिया, सपोज कर लीजिए आपने ये खोजा कि हम आदमी को जीवित कर देंगे, आपने चैलेंज कर दिया कि हम आदमी को जीवित कर देंगे, सपोज कर लीजिए, और आपने जर्नल पब्लिश कर दिया कि हम आदमी को जीवित कर लेंगे। इधर देखिए हम आदमी को जीवित कर लेंगे, ऐसा आपने चैलेंज कर दिया, मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, जब पूरे विश्व के साइंटिस्ट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कहेंगे कैसे आप सिद्ध करिए, तो सिद्ध करने के लिए आपसे फिर प्रमाण मांगेंगे, एविडेंस अबाउट लाइफ एग्जिस्टिंग, कैसे आप लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो प्रमाण आप देना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ही घर जाकर बता दे, वो बगल में घर है, गांव में बता दे वो कहाँ है, ऐसा तो मान जाएगा सब। दुर्गा माई की जय, हाँ जय, ठीक है।
ऐसा नहीं, प्रमाण मांगता है, साइंस प्रमाण मांगता है, तो प्रमाण चाहिए आपको। हाँ प्रमाण रखे थे, लेकिन समस्या ये थी कुछ इधर देखो, कोई दूसरे साइंटिस्ट उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, दूसरे साइंटिस्ट उसको जस्टिफाई उस समय नहीं कर पा रहे थे। और बाद में जब इधर देखे, सुनो, दूसरे साइंटिस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। जब क्रोमोसोम के विषय में, जीन के विषय में जानकारी हुई लोगों को, तब वो बातें जस्टिफाई हो पाई। बात समझ रहे हैं ना, वो बातें जस्टिफाई हो पाई, और जस्टिफाई हो पाई तब जाके क्लियर हुआ। बात समझ में आई? अब देखो एक बात और जान लीजिए यहीं पे, देखिए इधर टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन वर्क्स ऑन, टी.एच. मॉर्गन, आवाज नहीं चाहिए, टी.एच. मॉर्गन वर्क्स ऑन, किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? वर्क्स ऑन ड्रोसोफिला, क्वेश्चन पूछा नीट में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, and discovered more than 500 mutant gene, म्यूटेंट जीन को डिस्कवर किया। टी.एच. मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, ड्रोसोफिला, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। आप आसानी से इसको देख सकते हो, मेल फीमेल डिफ्रेंशिएट होते हैं। हाँ इधर देखिए, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल इजीली आइडेंटिफाई, अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, इजीली आइडेंटिफाइड। म्यूटेशन रेट was very high। इधर देखिए लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट था इसका, ढेर सारे म्यूटेंट जीन थे, म्यूटेशन का रेट हाई था, और मेल फीमेल आसानी से पहचाना जा सकता था, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट था। क्वेश्चन पूछते थे मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट किए वो, क्योंकि उसमें ढेर सारे इतने म्यूटेंट जीन हैं, और 500 म्यूटेंट जीन जो खोजा था केवल ड्रोसोफिला में ही खोजा वो, इतना तेज म्यूटेशन। हाँ बोलिए। नहीं और भी स्पीसीज थी, लेकिन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को वर्क का स्पीसीज था, ड्रोसोफिला पे ही खोजा था उन्होंने। अलग अलग स्पीसीज बनती चली, जब म्यूटेशन होता है, जब म्यूटेशन ढेर सारा एक्युमुलेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा म्यूटेशन जो होता है, लेकिन सुनो, जब थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, लेकिन जब म्यूटेशन क्या होगा, एक्युमुलेट्स हो जाएंगे ढेर सारे म्यूटेशन, तो आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साल्टेशन। तो उसको क्या कहेंगे हम, साल्टेशन। और वो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए जिम्मेदार होता है। नई नई जातियाँ, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर वर्क किया, और ड्रोसोफिला कई वेराइटी उत्पन्न हो गई, कई स्पीसीज, और 500 से ज़्यादा म्यूटेंट जिनको उन्होंने खोजा, वो भी मिंडल्स के ला के विषय में बताया भाई इनकी बातें सही हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए टी.एच. मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला छोटी सी मक्खी होती, आप पकड़ सकते हैं, इसमें से सब लड़के पकड़ सकते हैं। पूछो कहाँ से पकड़ेंगे, पूछो एक बार। पपीता पका हुआ काट लीजिएगा, इधर देखिए, सुनो, पका हुआ पपीता आप काट लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना आधा पपीता काट के अपने घर, अपने कमरे में रख दीजिएगा। हाँ बस पपीता, अमरूद, कुछ भी रख दो, जो सड़ा हुआ सेब ले जाकर रख दियो,
हाँ वहाँ पर भी आ जाए। नहीं इधर देखो, और वो भी थोड़ा मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस रहे ज़्यादा। मैं साइड इधर देखो छायादार रहे, हाँ यहाँ पर एकदम उत्पन्न हो जाए। ढेर सारी मक्खियाँ उसी में आ गए, मक्खियाँ छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी वो आ जाएंगी उससे, वो सब खाली फल का जो है महक सूंघ के उसके पास आज चाहे जहाँ से आम है उसे तो सुना खाली तो पकड़ना है उसको। अब तो कभी कहाँ से आ जाइए, अब वो कहीं सूंघ के आ जाए कहीं से। इतनी व्यापक है वो, इतना म्यूटेशन का रेट उनमें ज़्यादा है, आसानी से उसको देख सकते हैं आप। उसको करिएगा, कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला पन्नी ले लीजिए, ऐसे ले जाइए, जब आप वहाँ कुल्हाड़ी ढेर सारी वही बंद कर दीजिए, कुल उड़ेंगी तो पन्नी में आ जाएंगी, उसको निकाल के रख लीजिए, बस बात खत्म हो गई। या अगर इधर देखिए ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा से चले जाइए फल की दुकान पे, जहाँ पे सड़क पर फल कुल रखे उनमें ढेर सारी से उड़ती रहेंगी छोटी छोटी, वही क्या है, फ्रूट फ्लाई हैं, ड्रोसोफिला वही हैं। ये एक्सपेरिमेंटली MSc में एक्सपेरिमेंट इस पर कराया जाता है। ये देखो MSc में एक्सपेरिमेंट नहीं, वो नहीं, छोटी छोटी होती हैं वो, हरी हाउस फ्लाई से छोटी होती हैं वो, समझ रहे हैं ना। और कई कलर में होंगी, कई वैरायटी में होंगी, कई प्रकार की आँखें होंगी, रेड होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, उनका अलग अलग वैरायटी है, सब म्यूटेशन टाइप में होता है। और आप आसानी से मैग्नीफाई खाली लेंस से देखेंगे तो आपको कई वैरायटी दिखाई देंगी। बहरहाल उस पर हमको चर्चा का विषय नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मेल फीमेल आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। दूसरी बात, म्यूटेशन का रेट बहुत तेज हाई था, इसलिए मिलेनोगास्टर, देखिए ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर को TH मार्गन लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। आप देखिए 500 म्यूटेंट जीन्स से ज़्यादा डिस्कवर्ड किया, जीन्स 500 से ज़्यादा जीन्स को डिस्कवर्ड किया उन्होंने। इसी इनको बोलते हैं क्या, TH मार्गन इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हो गया। ये देखिए पढ़ाया हुआ हूँ मैं आपको, आप जरा ध्यान दीजिए। इरेज करें इसको। हो गया। ये क्या है, क्रोमोसोम, बड़ा क्रोमोसोम और छोटा क्रोमोसोम।
देखो इधर, ये किस फेज में हो जाएगा? ऐसा कब होगा? एस फेज में, G2 फेज में, किस फेज में? एस फेज में होगा, अर्थात G2 फेज में ऐसा रहेगा। आपकी बुक में दिया हुआ है ना? बहरहाल उसका कोई मतलब नहीं है फिगर बनाने का, लेकिन समझाने का तरीका है, समझाना पड़ेगा। अब देखिए, ये किस फेज में है? इधर देखो, एनाफेज फर्स्ट में। बोलिए ना, एनाफेज फर्स्ट में ऐसा होगा। और फिर आप क्या करोगे? एनाफेज, इधर देखिए, अगर इसी को फिर डिवीजन करोगे, देखिए इधर, ये कौन है? एनाफेज सेकंड में। फिगर देखिए, जीवन फेज में क्या होता है? जीवन फेज में देखिए जरा इधर, जीवन फेज में क्रोमोसोम, ये बड़ा वाला क्रोमोसोम है, लार्जर क्रोमोसोम, और ये कौन है? स्मॉलर क्रोमोसोम। देखो, ये दूसरे प्रकार क्रोमोसोम है, ये दूसरे प्रकार का, लेकिन दोनों कैसे हैं? हम देखिए इधर, डुप्लीकेट किए, ये डुप्लीकेट कर गए, तो डुप्लीकेट कर गए, डुप्लीकेट नहीं, ये डबल आ गया, जिसको एस फेज में बोलते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन। डबल हो गया, लेकिन इधर एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, इसलिए गिनती एक ही की होगी। बोलिए ना। तो आप देखिए, ये गैमिट्स में आएंगे ना फेज सेकंड में। किस में आएंगे? ये गैमिट्स में। एक ख्याल किए रहे ना, फेज सेकंड बाद डबल हुआ, डबल होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? ना फेज फर्स्ट आया, तो आधा क्रोमोसोम में चला, आधा क्रोमोसोम से नंबर क्रोमोसोम का यहाँ पे कितने थे? 2 थे। यहाँ पे आधे क्रोमोसोम में आ गया, आधे इसमें, अर्थात एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया। बोलिए। और उसका छोटा वाला भी क्रोमोसोम इसमें चला आया, किसमें चला आया? फिर जब क्या, लेकिन क्रोमोसोम में एक्चुअल में क्रोमैटिड डबल है। बोलिए। जब फिर क्या होगा? ना फिर सेकंड आएगा और क्या होगा? गैमेट्स का फार्मेशन होगा। किसका फार्मेशन होगा?
गैमीट्स का। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो सभी के सभी क्रोमोसोम क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। ये क्रोमोसोम कैसे हैं, ये दिखा रहा है पेयर में। कैसे क्रोमोसोम होंगे, पेयर में होंगे, और वो भी होमोलागस होंगे। होमोलागस मतलब एक मैटरनल होगा तो एक पैटर्नल। बात समझे? क्रोमोसोम अभी मैं जो दिखाया हूँ क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो क्रोमोसोम क्या है, पेयर में है। और वे पेयर में क्रोमोसोम होने के बाद होमोलागस क्रोमोसोम है। आपके अंदर 46 पेयर इसीलिए क्रोमोसोम का नंबरिंग आप देखते हैं तो 17, 19, 25, 23 नहीं होता, पेयर में होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्या होंगे, पेयर में होंगे। गैमेट भले उसके आधे हो जाएं, समझ रहे हैं ना, लेकिन जब इंडिविजुअल में जाएंगे तो किस फार्म में होंगे, वो पेयर। जैसे आप कहेंगे सर जी हमें 23 है, हम कहा हमें लगे पहले 2 तमाचा मारेंगे पाड़ गाल पे। पूछो क्यों, 46 क्रोमोसोम हैं। अब आप कहें सर 23 था, 23 जब था तो तू उस समय तू ना थे, उसमें स्पर्म हुआ था। जब स्पर्म हुआ फ्यूज़ किया तब बात पेयर पर, जब क्रोमोसोम पेयर में आया फिर तब आप पेयर फिर आ गए आप भी। कैसे, आदर्श कुमार आ गए, कोई प्रॉब्लम है? अमन कुमार आ गए, कैसे आ गए? जब दोनों अनपेयर्ड क्रोमोसोम क्या की, पेयरिंग की। तो क्रोमोसोम पेयर्ड में है, और ये क्रोमोसोम जो दोनों आप दिख रहे हैं ऐसे दिखाया गया अलग अलग। हमें क्या जरूरत थी इसको सादा बनाने की, इसको रंगीन बनाने की? इसका कारण था एक मैटरनल है तो एक पैटर्नल है। बोलो ना, मैं आपको क्रॉसिंग और बता चुका हूँ। ये क्रोमोसोम पैटर्न ये क्या है, एक मैटरनल एक पैटर्नल। जो ये सपोज कर लीजिए किसी महिला का ये सेल है, जर्म सेल है, सॉरी इसको कल सपोज करो जर्म एपिथेलियल सेल है, फीमेल ओगोनियल सेल है, ठीक है। इसमें क्या होने जा रहा है, इंटरफेज अवस्था में, इधर देखिए इंटरफेज अवस्था में ये क्रोमोसोम की स्थिति है, क्रोमोसोम की स्थिति ये है, क्रोमोसोम की स्थिति। इंटरफेज के यस फेज में आके डुप्लीकेट करेगा ही करेगा। तो ये जो है, जो ये फीमेल का ओगोनियल सेल है, इसमें एक इनके माँ का होगा, मैटरनल होगा, इनकी मम्मी का होगा। एक पैटर्नल है, इनके पापा का होगा। समझ में आ रही बातें कुछ? हमारे अंदर 23 मेरी माँ का है, 23 मेरे पिता का है, सबके अंदर ही होता है। तो माता वाला जो क्रोमोसोम 23 होगा उसको मैटरनल बोलेंगे, पिता वाला जो क्रोमोसोम है 23 होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पैटर्नल। मदर वाले को मैटरनल कहते हैं, फादर वाले को पैटर्नल कहते हैं। इसीलिए 46 क्रोमोसोम आपके अंदर है, ठीक। जब गैमीट बनेगा तो हाफ हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझते हैं ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अगर उसमें थोड़ी सी अशुद्धि आती है तो हमको बता चुके सिंड्रोम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम जो है पेयर में है, होमोलागस। बोलिए ना, होमोलागस मतलब होता है बाहर समान दिखाई देंगे मगर उसका फंक्शन क्या होगा, डिफर, अर्थात जीन उसमें डिफर करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो पहली बात तो क्या हुई, यस फेज में, यहाँ देखें यस फेज दिखा नहीं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, यस फेज में क्या हो गया, ये डुप्लीकेट कर गया। तो G2 फेज में क्या होगा, डुप्लीकेटर मिले आपको। बोलिए, इसमें जो है क्या मिले, डुप्लीकेटर मिले आपको। छोटे क्रोमोसोम और बड़े क्रोमोसोम दोनों डुप्लीकेट हो गए। छोटे और बड़े क्रोमोसोम दोनों क्या हो गए, डुप्लीकेट कर गए। डुप्लीकेट किए, अब डुप्लीकेट करने के बाद जो है दोनों डुप्लीकेट किए। डुप्लीकेट करने के बाद आप ध्यान दीजिए, अब G2 फेज में डुप्लीकेट दिखाया गया है। अब जब डिवीज़न होगा तो मैंने बताया था, क्वेश्चन पूछता है आपसे क्रोमोसोम नंबर हाफ कब होता है, तो सीधा बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट में। कब होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देख लीजिए कैसे हाफ हो जाता है, जो यहाँ पे 2 था वो यहाँ 1 हो गया, अर्थात एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा यहाँ पे हो गया। यहाँ पर क्या था, एक बड़ा एक 2 बड़ा 2 छोटा था। यहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, हाफ हो गया, ठीक है। अब फिर जब डिवीज़न करेगा मियासिस सेकंड में जाएगा, जो एक्चुअल में होमोटिपिक डिवीज़न होता है, जो एक्चुअल में होमोटिपिक डिवीज़न होता है उसमें जब जाएगा
तो ये क्या होगा, यहीं से सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा। बोलिए ना, सेंट्रोमियर यहीं डिवाइड कर देगा तो एक क्रोमोसोम छोटा वाला एक बड़ा है, एक क्रोमोसोम छोटा एक बड़ा है, एक क्रोमोसोम छोटा एक बड़ा है। क्या गैमेट बने हैं? 4 ठो। क्या गैमेट बने हैं? 4। देख लीजिए 4 गैमेट्स बने। क्रोमोसोम नंबर कैसा है? हाफ है। क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हो गया? 4 गैमेट्स बने और क्रोमोसोम नंबर क्या है? हाफ हो गया। कोई परेशानी बताया? बोलिए, हुआ ना? ऐसा मैं पढ़ाया हूँ, कई बार आपको समझाया भी हूँ। अब अगर ये तो सामान्य जाने की व्यवस्था दिखा दिया, अगर यहीं पे क्रॉसिंग ओवर हो गया होता, अगर यहीं पे क्या हो जाता? क्रॉसिंग ओवर। मैं आपको मियासी पढ़ा चुका हूँ, बार में नहीं पढ़ाऊंगा फिर। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इधर देखिए इसके बीच में ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, अगर इसके बीच में क्या हो जाता? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ऐसे मान लो ये वाला इसमें लग जाए इसमें, तो ये वाला इसमें चला जाता है, ये वाला इसमें आ जाता। एक्सचेंज आप रेसिप्रोकल एक्सचेंज मैं आपको मियासिस में पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर देख लीजिएगा, देखना होगा वीडियो में एक बार देख लीजिए। जब क्रॉस करता है क्रोमोसोम तो वो हमने बताया क्रॉसिंग ओवर इज ए प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। डिवीजन जब क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। नॉन सिस्टर मतलब जो ये पैटर्नल वाला है, ये मैटरनल वाला है, इन दोनों के बीच में होगा, क्रोमैटिड्स के बीच में। समझ रहे हैं ना? तो ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज होगा। रेसिप्रोकल एक्सचेंज मतलब मैटरनल वाला जीन जो है कहाँ आएगा? पैटर्नल वाले में थोड़ा सा आएगा, पैटर्नल वाला मैटरनल वाले में जाएगा, तो क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसीलिए वेरिएशन आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सब मियासिस माइटोसिस में, क्रॉसिंग ओवर में। आज को ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। इसको मैंने कहा था आप 3 बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिखाया नहीं, तो सिंपल सा खाली दिखा दिया कैसे, देखो कैसे डिवाइड कर रहा है। पहले क्रोमोसोम कितने थे? यहाँ पे 4 थे, 2 बड़े 2 छोटे। डिवाइड किए तब भी क्या है? क्रोमैटिड डबल हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, 2 क्रोमोसोम इधर 2 छोटे क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमैटिड क्या होगा? डबल हो गए हैं। ये कब होगा? G2 फेज में। ऐसे क्वेश्चन में देगा, यही फिगर में देख क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। यहीं पर क्या हुआ? फिर डिवीजन हुआ, मियासिस फर्स्ट, 13 फेज फर्स्ट में क्रोमोसोम एक सेल में ये हो गया, एक सेल में ये हो गया। ये सेल हैं, ये सेल हैं। बोलिए ना, क्रोमोसोम क्या हो गया? हाफ नंबर हो गया। जो 2 क्रोमोसोम छोटा वाला था, जो क्रोमोसोम बड़ा वाला था, यहाँ पे एक क्रोमोसोम बड़ा, एक क्रोमोसोम छोटा, एक क्रोमोसोम बड़ा, एक क्रोमोसोम छोटा, मगर क्रोमैटिड डबल है। आप फिर जब इसको मियासिस सेकंड में भेजेंगे तब क्या होगा? सेल अलग अलग हो जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। वो चारों गैमीट सेल्स होंगी। चारों क्या होंगी? गैमीट सेल्स। और चारों गैमीट सेल्स जो होंगी उसमें क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ होगा। देख लीजिए, है कि नहीं है? अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर पार्टिकुलर कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कैरेक्टर होगा। ऐसा ही गैमीट्स अदर पेरेंट्स से भी तो आएगा भाई। अगर 23 हमारे में से गया तो 23 जो है क्या होगा? 23 जो हमारे पार्टनर में से भी तो आएगा, तब न 46 होंगे। फिर पेयर बना लेंगे। जब पेयर बना लेंगे तो फिर एक नया बेबी उत्पन्न होगा। बेबी में कितना क्रोमोसोम होगा? 46। माता के लक्षण भी होंगे और पिता के भी लक्षण होंगे। अब कोई गारंटी नहीं है कि अब किसी का प्रीडोमिनेंट होगा तो ज़्यादा लक्षण उनके आ जाएंगे, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। जैसे माता का लक्षण डोमिनेंट है तो ज़्यादा कैरेक्टर उनका आएगा, मगर पिता का भी। माता का ज़्यादा डोमिनेंट है तो ज़्यादा कैरेक्टर माँ के आएंगे, लेकिन कुछ पिता के भी आ जाएंगे। वैसे ही अगर पिता का कैरेक्टर डोमिनेंट है, पिता का कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएंगे, माता का कैरेक्टर थोड़ा कम आएंगे, मगर आएंगे। अब बात समझ रहे हैं ना? यही वेरिएशन का राज है। पूरे विश्व में आप जानते हैं 0.01% का जो वेरिएशन होता है, जिसको आप पढ़ते हैं, याद आया? आप भूल गए होंगे शायद, हम तो नहीं, हमें तो याद है। इधर SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, केवल एक न्यूक्लियोटाइड के विभिन्नता के कारण ये डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस पाए जा रहे हैं। बोलो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के कारण विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। तो जाहिर बात है जब एक्सचेंज होगा तो वेरिएशन तो आएंगे ही आएंगे। आप समझे हमारी बात? बहुत डिटेल यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मियासिस पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको खाली समझा दिया इसको। कोई परेशानी तो पूछ लीजिए आप।
नींद आ रही तो सो लीजिए यहीं पे एकाग्र नींद, ठीक है। इसके बाद देखो इधर, और मैंने ये भी बताया जीन इज नथिंग बट ए पार्ट, दे जीन कुछ होता नहीं, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन कुछ होता नहीं है, वो डीएनए का पार्ट होता है, अर्थात जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जीन होगा, क्योंकि डीएनए से ही जी क्रोमोसोम बनता है और डीएनए ही जीन है। तो मैंने अभी आपको बताया क्रोमोसोम पेयर में होता है, जीन पेयर में होता है। क्रोमोसोम के पैरेलल वर्क करता है कौन, जीन। जैसा क्रोमोसोम बिहेव करेगा वैसा क्या करता है, जीन भी बिहेव करता है, क्योंकि उसके अंदर जीन भी वैसा ही होगा। बात समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो पढ़ना है उसका नाम है, 1 मिनट, अभी 20 मिनट समय हमारे पास है। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, अगला जो पढ़ना है इसमें उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। और कुछ है उसके पहले कुछ है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देखो इधर सुनो, 2 लाइन की बातें सिर्फ हैं और समझना ज़्यादा है, लेकिन बातें 2 लाइन सिर्फ है, उसी को याद करना है आपको। लिंकेज क्या होता है, देखिए लिंकेज, पहला लिंकेज, पहला देखिए लिंकेज, मैंने कहा अगर 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों और अगल बगल स्थित हों, 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों और अगल बगल स्थित हों, मतलब उनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो वो एज सच पास होने का प्रयास करते हैं। When 2 genes present on the same chromosome, they tend मतलब प्रयास करते हैं, to pass as such, ऐसे ही जाने का, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लिंकेज। इसी को लिंकेज की थियरी में बताया गया, पावर ऑफ लिंकेज इज हाई व्हेन डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज लेस। लिंकेज का पावर हाई होगा जब डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, देखिए लिंकेज का पावर हाई हो गया जब डिस्टेंस कम होगा। बोलिए ना। फिर उसके बाद दूसरी बात है, पावर ऑफ लिंकेज इज लेस व्हेन डिस्टेंस इज हाई। डिस्टेंस जब क्या हो जाए, दूर हो जाएगा। ये देखिए दोनों एक दूसरे के विरोधी, इधर देखिए उल्टा है। लिंकेज अगर कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है इसका मतलब लिंकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं समझ में आई बात समझ रहे हैं। तो लिंकेज डिफिनीशन तो पहले, उसके बाद आगे बताएंगे हम क्या है। व्हेन 2 जीन present on same chromosome and distance is less, they tend में प्रयास करते हैं to pass as such from one generation to next generation, from one generation to next generation हो गया। और if distance between two genes are less, then
पावर ऑफ लिंकेज इज हाई। अगर डिस्टेंस कम है तो लीकेज की पावर ज़्यादा होगा। हो गया, इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, उसको दोबारा बहकाने की बात नहीं है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं ये भी जाने, डेफिनेशन कल जान लीजिए, बाकी डिटेल समझाएंगे कल। क्रॉसिंग ओवर ये देखिए, दो क्रोमोसोम दे, देखिए मैटरनल और पैटर्न, मैटरनल आइंस्टीन, एक मिनट सुनो, पहले बात सुनो, बाद में बताइए, पागल हो जाए तुरंत है। तो आपका बायोलॉजी पढ़ लेंगे, पागल होकर ना चलेंगे तुरंत। अभी मत बायोलॉजी बताइए इनको, प्रदीप छोड़े रहो भाई थोड़ा देर के लिए, बाहर जी तब पकाया उनने। अब सुनो, मैं जो बता रहा हूँ इसको देखिए। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? द प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। रेसिप्रोकल एक्सचेंज अकर्स बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉस अकर्स बिटवीन, इधर फिर समझ लीजिए एक लाइन बात। क्रॉसिंग ओवर इज ए फेनोमेनन इन विच क्रॉस अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रेसिप्रोकल एक्सचेंज अकर्स। क्रॉसिंग ओवर वो प्रक्रिया है जिसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्रॉस करती हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर एंजाइम द्वारा वो टूटेगा और लाइगेज के द्वारा फिर जुड़ेगा, लेकिन रेसिप्रोकल एक्सचेंज के बाद। अर्थात मैटरनल वाला पैटर्नल पे जाएगा, छोटा सा भाग पैटर्नल वाला मैटरनल पे, जहाँ से वो क्रॉस किया होगा। बात समझ गए? ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा चुका हूँ। कब? मियासिस डिवीज़न में। तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, क्रॉस अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, सुनो, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज अकर्स। क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज अकर्स। रेसिप्रोकल एक्सचेंज अकर्स किसमें? बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। पहले लिखे हैं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। ये देखिए, दोनों उल्टा होता है। अगर लिंकेज ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा है तो लिंकेज कम होगा। बात समझ में आ गई? अब इसी को डिटेल हम समझाने के लिए कल मुलाकात हमारी एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ाएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।